हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू SDMBIC इलाहाबाद ऑनलाइन क्लास 12th में नागरिक शास्त्र सिविक्स में जो चैप्टर 2 पढ़ाया जा रहा है, अध्याय 2 ध्रुवीयता का अंत। तो देखिए, पिछले वीडियो में आपको क्या पढ़ाया गया था। पिछले वीडियो में आपको जो सोवियत संघ का विघटन हुआ उसके क्या परिणाम निकले, बहुत सारे परिणाम निकले थे। नए देशों का उदय हुआ था, शीत युद्ध से उत्पन्न संघर्ष की समाप्ति हुई थी, भारत को आघात पहुंचा था, बहुत सारी घटनाएं घटी थी, शीत युद्ध के दौर की समाप्ति हुई थी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के प्रभाव में वृद्धि हुई थी, ये पढ़ाया गया था। फिर विघटन के बाद जो 15 देश हुए उनके बारे में बताया गया। रूस ने अपना विकास करने के लिए कौन सी नीति अपनाई उसके बारे में बताया गया। आज कुछ पॉइंट दिए गए हैं जो आपको इस स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, तो आज उसी पॉइंट के बारे में हमें समझना है। देखिए, उससे पहले मैं आपको बाल्कन राज्य के बारे में थोड़ा सा बताता चलूं। बाल्कन राज्य आखिर में क्या होता है। देखिए, बाल्कन राज्य तो भौगोलिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो बाल्कन जो राज्य 3 ओर से समुद्र से घिरे हुए हैं। कौन कौन से क्षेत्र से? देखिए, पूर्व में काला सागर है, बाल्कन के पूर्व में कौन सा सागर है? काला सागर। इसके पश्चिम दक्षिण में भूमध्य की शाखाएं हैं। इसी कारण इन राज्यों को क्या कहते हैं? बाल्कन प्रायद्वीप कहा जाता है, क्योंकि आप सबको मालूम भारत भी एक प्रायद्वीप है। भारत को दक्षिणी भारत को एक प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। तो बाल्कन जो राज्य हैं वो भी 3 तरफ से समुद्र से घिरे हुए, इसलिए उन्हें बाल्कन प्रायद्वीप कहा जाता है। इनमें बहुत सारे देश हैं, जिनमें अल्बानिया है, बोस्निया है, हर्जेगोविना है, सर्बिया, तुर्की, यूनान, ये सारे देश बाल्कन प्रायद्वीप में आते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब आज के पॉइंट पे आगे चलते हैं। तो आज का जो पॉइंट है, केंद्रीय एशियाई गणतंत्रों का आविर्भाव, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, हुआ क्या कि 1991 ईस्वी में सोवियत संघ के विभाजन से पहले आप सभी को मालूम है कितने गणराज्य थे? 15 गणराज्य थे। इनमें से 5 केंद्रीय एशिया में थे। कौन कौन? 5 जो केंद्रीय एशिया में थे उनमें कौन कौन से थे? उज्बेकिस्तान था, तजाकिस्तान था, कजाकिस्तान था, किर्गिस्तान था और तुर्कमेनिस्तान। ये सभी एशिया के देश थे, बाकी 10 यूरोप के देश थे। तो अब हुआ क्या कि इनके पूर्व में सोवियत संघ के अस्तित्व समाप्ति के तुरंत बाद राज्य गठन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। यानी कि जैसे इन 5 देश से सोवियत संघ का अस्तित्व समाप्त हुआ, इन्होंने अपने देश का गठन करना शुरू कर दिया। तो उसी बारे में अब हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे इन देशों का निर्माण हुआ। तो जिसमें पहला पॉइंट दिया गया है केंद्रीय एशियाई राष्ट्र का निर्माण। अब देखिए, अब इसमें क्या हुआ, केंद्रीय एशिया में देखिए, पूर्व मैंने पहले बताया कि केंद्रीय एशिया के पूर्व में कितने गणतंत्र थे? सोवियत संघ में कितने गणतंत्र थे? 5 गणतंत्र थे। अब सोवियत संघ के दौरान केंद्रीय एशिया के देशज जो जाति के समूह थे, देशज जातियों के समूह थे, उनकी अलग राष्ट्रीय पहचान बन गई थी। जब इन राष्ट्रों ने क्षेत्रीय राज्य और राजनीतिक हैसियत प्राप्त की, तो उस समय पे इन लोगों की अलग पहचान बनी हुई थी। अब देखिए आगे क्या हुआ। सोवियत संघ के उत्तर काल में, यानी कि आने वाले काल में, आगे के समय में केंद्रीय एशिया के गणतंत्रों को राष्ट्रों के समूह को सुरक्षित रखने के कठिन कार्य का सामना करना पड़ा, जो बहुत ही प्रतिस्पर्धा था। क्यों? क्योंकि यह प्रतिस्पर्धा न केवल बहुतायत जातियों के समूहों में थी, बल्कि उपराष्ट्रीय पहचानों में भी पाई जाती थी। ये काफ़ी जटिल बन गए थे, ये समस्या काफ़ी जटिल हो गई थी। अब यद्यपि सोवियत विघटन के बाद क्या हुआ कि केंद्रीय एशिया में पिछली कुछ नीतियों ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों में संदेह पैदा कर दिया। क्या हुआ कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों में संदेह पैदा हुआ। कब हुआ? जब सोवियत संघ का विघटन हुआ कि अल्पसंख्यक किसी भी देश के, चाहे कजाकिस्तान हो जाए या कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, वहाँ के जो अल्पसंख्यक थे उनके मन में संदेह पैदा हो गया कि देश आज़ाद हो गया, अब उसके बनने के बाद हमारा क्या होगा। परंतु जल्द ही क्या हुआ, राष्ट्रीयकरण का आवेग कमजोर पड़ गया और बहुजाति जो पहचान को बनाए रखने के लिए इच्छुक दिखाई दे रहे थे। बहुत सारे लोग बहुजाति को पहचान बनाए जाने के लिए इच्छुक दिखाई रहे थे। इसीलिए गणतंत्रों द्वारा क्या किया गया, अपने आपसी संबंधों और पूर्व सोवियत संघ के गणतंत्रों के साथ
मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने का प्रयास केंद्रीय एशिया के नेतृत्व में नहीं छोड़ा गया। यानी कि जो ये अपने मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहते थे उसको उन्होंने केंद्रीय एशिया में छोड़ा नहीं। देश आज़ाद होने के बाद जो सोवियत संघ से आज़ाद हुए ये अपना एक क्या करना चाहते थे, ये मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना चाहते थे। दूसरा क्या हुआ, दूसरा जो पॉइंट है केंद्रीय एशिया राज्य व नए संविधान। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए ऐसे कुछ समूह जो संख्या की दृष्टि से बहुत ही कमजोर हैं वे अपनी उपराष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए अधिक प्रयत्नशील थे। यानी कि कुछ देश थे जिनकी स्थिति काफ़ी कमजोर थी संख्या की दृष्टि से। जैसे भारत में आप जानते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 4 प्रकार के धर्मों के लोग रहते हैं, या अन्य भी धर्मों के लोग रह सकते हैं, बौद्ध भी रह सकते हैं, जैन। तो कहने का मतलब ये कि किसी की संख्या ज़्यादा है किसी की कम है, किसी की जनसंख्या ज़्यादा है किसी की कम है। तो जिनकी संख्या कम थी उस समय पे वे अपना राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए प्रयत्नशील थे। हो सकता है कि कहीं उन्हें अपने देश से निकाल न दिया जाए, इसलिए वे चाहते थे कि उनको भी राष्ट्रीय पहचान मिले। अब जैसे कजाकिस्तान जैसे राज्य में क्या हुआ कि राष्ट्र निर्माताओं को इस प्रकार की उपराष्ट्रीय पहचान का सामना करना पड़ा। जो राष्ट्र का निर्माण करने वाले लोग थे उन्हें इस बात का सामना करना पड़ा कि बहुत सारे अल्पसंख्यक लोग उपराष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए क्या थे, प्रयत्नशील थे। मतलब ये हुआ कि स्वतंत्रता के समय कजाकिस्तान में कजाक और रूसी संख्या में बराबर थे। 2 जातियां थी, एक जाति थी कजाक, कजाकिस्तान कजाक, और दूसरी थी रूसी। यानी कि वहाँ पे 2 जातियाँ रहती थी, कजाक और रूसी। तो उनकी संख्या क्या थी, बराबर थी। अब कजाकिस्तान में जो कजाकों की संख्या थी कितनी परसेंट थी, 37.7%। 37.7% कजाकिस्तान में कजाकों की संख्या थी, जबकि रूसियों की संख्या कितनी थी, रूसियों की संख्या थी 39.5%। रूसियों की संख्या थी 39.5%, कजाकों की संख्या थी 37.5%। तो ऐसे में जनसंख्या स्थिति कजाकों के लिए अधिक अनुकूल नहीं थी, क्योंकि कजाकों की संख्या थोड़ी सी कम थी। रूस की तुलना में कजाक लगभग 2% कम थे। तो ऐसे में क्या हुआ, देश के उत्तर पूर्व में रूसी लोगों की संख्या अधिक थी, उत्तरी पूर्वी भागों में किसकी संख्या अधिक थी, रूसियों की संख्या अधिक थी। और वे वहाँ क्रमशः कितने परसेंट में रह रहे थे, देश के उत्तरी पूर्वी भागों में रूसियों की संख्या कितनी थी, 61.7% और 64.2%। उत्तरी भाग में 61.7% और पूर्वी भाग में 64.7% लोग रहते थे। यहाँ तक कि दक्षिण में उनकी संख्या कितनी थी, लगभग 56%। लगभग 56% दक्षिण में कौन लोग रहते थे, रूसी लोग रहते थे। इसलिए कजाकिस्तान को ये डर था कि कहीं वे देश में अपना महत्व खो न दें। कजाकिस्तान में कजाकों को ये लगने लगा कि कहीं उनका महत्व समाप्त न हो जाए, क्योंकि यहाँ पे रूसियों की संख्या ज़्यादा थी। इसीलिए कजाक भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। उन्होंने क्या किया, स्वतंत्रता के बाद उन्होंने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी। बाद में क्या हुआ कि कजाक राष्ट्रभाषा, कजाक को राजभाषा राजभाषा नियुक्त किया, यानी कि दर्जा दिया गया। इससे अब गैर जो कजाक थे यानी कि रूसी हम कह सकते हैं, उनके मन में यह संदेह उत्पन्न हो गया कि भाषा के आधार पे सरकारी नौकरियों में भेदभाव किया जा सकता है। तो इससे रूसियों को उच्च पदों से दूर रखने का प्रयास भी माना गया। जब कजाकों को कजाक भाषा को राजभाषा नियुक्त किया गया तो रूसियों को क्या लगा कि उन्हें सरकारी नौकरी में ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाएगा, कजाकों को ज़्यादा तवज्जो दिया जाएगा। तो ये सारी बातें रूसियों को भी समझ में आ गई। भले ही कजाक नेतृत्व इसके पक्ष में नहीं था, फिर भी 1993 के संविधान में यह प्रावधान कर दिया गया कि कजाकिस्तान में राष्ट्रपति का उच्चतम पद कजाकों के लिए ही सुरक्षित। यानी कि अब कजाकिस्तान में कौन राष्ट्रपति बन सकता है, कजाक लोग ही बन सकते हैं। कजाकों की संख्या कम थी, लेकिन उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया और कजाक को राजभाषा नियुक्त करवाया। और बाद में क्या हुआ कि कजाकिस्तान में सिर्फ कजाक ही राष्ट्रपति बन सकते थे।
तो इसी तरह से ये तो कजाकिस्तान की हम बात कर रहे थे। इसी तरह से उज़्बेकिस्तान में भी 1992 में इसी तरह की संभावना देखी गई, यानी कि संविधान में ये प्रस्तावना किया गया कि उज़्बेकिस्तान की जनता उज़्बेक राजत्व विकसित करने में ऐतिहासिक अनुभव द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करेगी। लेकिन इसके विपरीत तजाकिस्तान में क्या हुआ? तजाकिस्तान में 1994 ईस्वी में क्या हुआ कि संविधान कम राष्ट्रीय अखंडता दिखाता है। तो विभिन्न देशों में, जो एशिया के विभिन्न देश थे, वहाँ पे संघर्ष चालू हो गया था। संविधान में क्या कहा गया है? तजाकिस्तान के संविधान में कहा गया कि हम तजाकिस्तान के लोग विश्व समुदाय के विभिन्न भाग के रूप में भूत, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए अपने आप को उत्तरदायी तथा कर्तव्यनिष्ठ देखते हुए वैध संविधान अंगीकार और घोषित करते हैं। देखिए, तजाकिस्तान का जो संविधान था न केवल अंतः जाति था, बल्कि संचार के भाषा के रूप में मान्यता देता है। अंतर जातीय संचार की भाषा के रूप में मान्यता दिया गया। किस संविधान के द्वारा? तजाकिस्तान के संविधान के द्वारा। देखिए यहाँ पे हुआ क्या, जो जातिवाद थी, राष्ट्रवाद था, सामाजिक व धार्मिक विद्वेष और घृणा निषिद्ध थी, फिर भी तजाकिस्तान के राष्ट्रपति पद के लिए राजभाषा का ज्ञान व 10 वर्ष का निवास अनिवार्य करता है। यानी कि संविधान में क्या कहा गया? अगर कोई तजाकिस्तान का राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसको तजाकिस्तानी राजभाषा और साथ ही साथ वो तजाकिस्तान में कितने वर्षों तक रहा हो, 10 वर्षों तक रहा हो, और उसे तजाकिस्तान की राजभाषा, यानी कि तजाकिस्तान की जो राजभाषा है वो उसे आनी चाहिए, वो उसे समझ सके, लिख सके, पढ़ सके। सॉरी। देखिए, वहीं पे अगर हम कुछ अन्य देशों की बात करें, जैसे यूक्रेन हो गया, किर्गिस्तान हो गया और जॉर्जिया, अगर इन देशों की बात करें तो जो वहाँ की शासन थी, शासन से जनता बहुत अधिक नाराज थी। इन देशों में उसका उलट देखने को मिला। यूक्रेन, किर्गिस्तान और जॉर्जिया में शासन से जनता नाराज थी और शासन को उखाड़ फेंकने के लिए अनेक आंदोलन चलाए जा रहे थे। तजाकिस्तान में, कजाकिस्तान में, उज़्बेकिस्तान में ऐसा देखने को नहीं मिला। यहाँ पे तो वहाँ के रहने वाले लोग अपनी राजभाषा, अपनी अस्तित्व को लेकर चिंतित थे। लेकिन जो यूक्रेन है, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, यहाँ से जनता नाराज थी। किससे नाराज थी? वहाँ के शासन से। और इसीलिए उसको उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन चलाए गए। देखिए, अब इन राज्यों में पेट्रोलियम का विशाल भंडार होने के कारण बाहरी ताकतें हैं। बाहरी ताकतों में कौन आ सकता है? क्योंकि सोवियत संघ के विघटन के बाद एक मुख्य ताकत कौन सा बचा था? अमेरिका। तो इन देशों में क्योंकि पेट्रोलियम के विशाल भंडार थे, तो विशाल भंडार के कारण अमेरिका जो था अपने आर्थिक लाभ के कारण वहाँ अपना प्रभुत्व जमाना चाहता था। इसीलिए हुआ क्या कि 11 सितंबर 2001 को 11 सितंबर 2001 को अमेरिका इस क्षेत्र में अपना सैनिक ठिकाना बनाना चाहता था। और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अमेरिका ने क्या किया? इन समूहों के अधिकतर राष्ट्रों को आर्थिक सहायता के रूप में भुगतान किया। अमेरिका क्या चाहता था? पेट्रोलियम भंडार की तरफ आकर्षित हुआ और उन देशों को आर्थिक सहायता दी ताकि वहाँ पे वो अपना सैनिक ठिकाना बना सके। तो ये था केंद्रीय एशियाई गणतंत्रों का आविर्भाव, जो सोवियत संघ से अलग हुए थे। उन देशों ने अपना अपना विस्तार किया। अब हम कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं, क्योंकि आपने पहले ही पिछले वीडियो में पढ़ा था कि भारत और सोवियत संघ जो कि काफ़ी मित्र थे, उन देशों के बीच काफ़ी अधिक समझौता हुआ था। लेकिन सोवियत संघ के टूटने के बाद वो समझौता धरा का धरा रह गया, क्योंकि अमेरिका और विकसित देश नहीं चाहते थे कि वह समझौता हो। तो अब हम आगे इसी संबंध में समझेंगे कि तो भारत और सोवियत संघ के बीच कौन कौन से संबंध स्थापित हुए, इसी बारे में अगले पॉइंट में हम देखते हैं। देखिए, भारत और सोवियत संघ, पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि भारत और सोवियत संघ क्या थे? एक दूसरे के मित्र थे। भारत और सोवियत संघ एक दूसरे के मित्र थे।
परंतु विचारधारा, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था आदि की दृष्टि से भिन्न है। मित्र तो थे लेकिन विचारधारा अलग थी, राजनीतिक संबंध अलग थे, आर्थिक व्यवस्था दोनों की अलग थी। प्रारंभ में भारत और सोवियत संघ मित्रतापूर्ण व्यवहार नहीं करते थे, लेकिन बाद में दोनों देशों को लगा, कम से कम विश्व युद्ध के बाद, कि दोनों देश अपना विकास करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर कर सकते हैं। तो सन 1954 में, कब की बात है, सन 1954 में स्टालिन की मृत्यु के बाद रूस की आंतरिक राजनीति में एक बड़ा मोड़ आया था और उसके बाद से ही दोनों देश एक दूसरे के करीब आए थे। जैसे ही स्टालिन की मृत्यु हुई थी क्योंकि स्टालिन जो था एक आपका सकते तानाशाह शासक था, तो स्टालिन की मृत्यु के बाद क्या हुआ कि भारत और रूस एक दूसरे के नज़दीक आए। कश्मीर के मसले पे सोवियत संघ द्वारा भारत का समर्थन करने के पश्चात ही क्या हुआ, इन दोनों के जो संबंध थे और काफ़ी अधिक गहरे हो गए, क्योंकि कश्मीर मुद्दे पे सोवियत संघ ने भारत का क्या किया था, समर्थन किया था। तो ये दोनों देश एक दूसरे के निकट कब आए, 1954 के बाद, जैसे स्टालिन की मृत्यु हुई। अब हम कुछ पॉइंट इसमें देखते हैं कि जो भारत 1954 के बाद से भारत और सोवियत संघ के बीच जो संबंध स्थापित हुआ, तो किन किन क्षेत्रों में यह संबंध स्थापित हुए। तो जो पहला पॉइंट है वो क्या है, भारत सोवियत सांस्कृतिक संबंध। भारत और सोवियत का सांस्कृतिक संबंध कैसा रहा, देखिए पहले अगर हम देखा जाए तो भारत सोवियत संघ से संस्कृति के मामले में काफ़ी अलग अलग हैं। दोनों क्या हैं, सांस्कृतिक के संबंध दोनों की अलग अलग थे, यानी कि सांस्कृतिक अगर बारे में दोनों देशों की सांस्कृतिकता के बारे में बात की, दोनों के काफ़ी अलग अलग संस्कृति रही है। लेकिन प्रारंभ से ही भारत व सोवियत संघ का यह प्रयत्न रहा कि आर्थिक व सामरिक परिप्रेक्ष्य के समय को सांस्कृतिक आदान प्रदान को जामा पहनाया जाए। मतलब ये है कि आर्थिक संबंध स्थापित करने के साथ साथ सांस्कृतिक संबंध भी स्थापित की अब जाए। अब देखिए हुआ ये कि सोवियत संघ यह कोशिश कर रही थी, सोवियत संघ की जो सरकार थी या सोवियत संघ था, यह कोशिश कर रहा था कि सांस्कृतिक संपर्क सरकार व दल के स्तर अलग अलग चलाए जाएं। अब देखिए रूसी क्लासिकों के भारतीय भाषाओं में किफ़ायती प्रकाशन वितरण की व्यवस्था, बोल्शेविक थिएटर में शाकुंतलम जैसे भारतीय महाकाव्यों का रूसी रूपांतरण की प्रस्तुति। मतलब ये देखिए, मतलब ये है सांस्कृतिक का मतलब क्या होता है, आचार व्यवहारों को अपनाना, भाषाओं को भाषा का आदान प्रदान हो, पहनावा और साहित्य कला, यही सब सांस्कृतिक संबंध में आते हैं। तो रूस ने क्या किया, रूस के एक थिएटर में जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, शाकुंतलम का नाम आप सुने होंगे, तो शाकुंतलम जो भारतीय महाकाव्य है, किसने लिखा था, तुलसीदास ने लिखा था। इसको रूसी थिएटर में रूसी भाषा में दिखाया गया, यानी कि रूसी भाषा में उसको क्या किया गया, पहले अनुवाद किया गया, उसके बाद उसे रूपांतरण के माध्यम से रूसी थिएटर में जो बोल्शेविक थिएटर था उसमें दिखाया गया। अब यह सच है कि राज कपूर की आवारा जैसी फिल्में बाद में क्या हुई, रूस में बहुत ही लोकप्रिय हुई। राज कपूर जो एक अभिनेता हैं भारत के, उन्होंने एक मूवी बनाया था, उसका क्या नाम था, आवारा। तो इस आवारा मूवी को पहले रूस में अपने भाषा में क्या किया, ट्रांसलेट किया, उसके बाद रूसी थिएटर में उस मूवी को दिखाया गया और उस मूवी की काफ़ी अधिक क्या हुई, प्रोत्साहन मिला, यानी कि काफ़ी अधिक लोकप्रिय हुई। परंतु सरकारी जो सहायता के बिना यह सब करना संभव नहीं था। तो हम कह सकते हैं कि जो भारत और सोवियत सांस्कृतिक संबंध स्थापित हुआ, उसमें दोनों देशों की सरकार का काफ़ी अधिक महत्व था। इन दोनों देशों की सरकार ने क्या किया, काफ़ी अधिक प्रयास किए। अब जैसे ही ये सारी चीज़ें की गई, अब क्या हुआ, अब इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रभाव दिखाई देने लगा। जैसे भारत और रूस के बीच सांस्कृतिक संबंध स्थापित हुए, उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या हुआ, प्रभाव दिखने लगा। जितने बड़े पैमाने पे सोवियत संघ में भारत महोत्सव का आयोजन किया गया, उससे ही पता चलने लगा कि भारत सोवियत संबंधों का सांस्कृतिक जो पक्ष है कम महत्वपूर्ण नहीं है। क्या किया गया कि रूस में भारत महोत्सव के आयोजन किए जाने लगे, वहाँ के मूवी दिखाए जाने लगे, वहाँ की भाषाओं संस्कृतियों का प्रचार प्रसार किया जाने लगा। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ कि सोवियत संघ में भारत महोत्सव का आयोजन अमेरिका ने
ब्रिटेन फ्रांस में करने के बाद किया गया, यानी कि पहले ही सोवियत संघ में जो आयोजन किया गया उससे पहले ही अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस में वो आयोजन हो चुका था। तो यही कारण है कि बहुत बड़ी संख्या में समय समय में भारतीय लेखकों व कलाकारों ने सोवियत संघ की यात्रा की, क्योंकि वहाँ के कलाकार यहाँ आने लगे, क्योंकि जब सांस्कृतिक संबंध स्थापित हो गए वहाँ के कलाकार यहाँ पे आके यहाँ के बारे में देखने लगे कि यहाँ की सभ्यता संस्कृति कैसी रही है। वहाँ के कलाकार यहाँ पे आके, तो दोनों देशों के कलाकार एक दूसरे देशों में जा करके संस्कृत की प्रचार प्रसार करने लगे। सॉरी अब ये तो था सांस्कृतिक संबंध। अब है भारत सोवियत आर्थिक संबंध। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए, किसी भी देश का विकास आर्थिक संबंध के द्वारा ही, कोई भी देश विभिन्न देशों के साथ जैसे ही आर्थिक संबंध स्थापित करेगा उस देश का विकास शुरू हो जाता है। तो सबसे यही क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 1977 में भारत सोवियत आर्थिक संबंधों का ताना बाना बहुत लाभप्रद ढंग से इतना बुना जा चुका था कि व्यापक नीति परिवर्तन की गुंजाइश ही नहीं बची थी। यानी कि आर्थिक संबंधों की शुरुआत तो काफ़ी समय पहले से ही हो गई थी, लेकिन 1977 वो समय है जिसके बाद से दोनों देशों के संबंध इतने अधिक गहरे हो गए कि वो वापस कभी संबंध खराब नहीं हुआ। यानी कि उसी समय से वह दोनों देश एक दूसरे के आर्थिक मददगार साबित हो गए। देखिए, अब इससे हुआ क्या, तो आर्थिक संबंध स्थापित होने का मतलब ये होता है कि कारोबार का बढ़ाया जाना। अब इस व्यापार का भारत से रूस में व्यापार, एक दूसरे से दोनों देश व्यापार करना शुरू कर दिया। यानी कि भारत को जिन वस्तुओं की आवश्यकता हो वह रूस से खरीदने लगी, रूस को जिन वस्तुओं की आवश्यकता थी वह भारत से क्रय करने लगा। तो यानी कि दोनों देशों का आयात निर्यात शुरू हो गया और जो सालाना कारोबार था वो कितना पहुंच गया, 2000 करोड़। सॉरी, रूस और भारत का सालाना जो कारोबार था 2000 करोड़ तक पहुंच गया, क्योंकि दोनों देश एक दूसरे से व्यापार करना शुरू कर दिए थे। और ये कब हुआ, 1977 के बाद। 1977 के बाद दोनों देशों के बीच का जो कारोबार था 2000 करोड़ के आसपास पहुंच गया था। अब इसके बाद रूस ने क्या क्या सहायता की भारत की, सोवियत संघ ने देखिए क्या किया, भिलाई और बोकारो में इस्पात संयंत्र स्थापित करने में आर्थिक मदद की। यानी कि पैसे दिए, जो भिलाई और बोकारो में लौह इस्पात उद्योग स्थापित किए गए हैं उसके लिए सोवियत संघ ने क्या किया, फंड दिया, आर्थिक मदद दी। मथुरा में तेल शोधक कारखाना है, हरिद्वार में प्राण रक्षक एंटीबायोटिक औषधि है। इन सभी के निर्माण में रूस ने क्या किया, तकनीक की मदद की। रूस के तकनीक के द्वारा ही ये सारी चीज़ें, तकनीक और आर्थिक मदद के द्वारा ही इस्पात संयंत्र, कारखाना, प्राण रक्षक एंटीबायोटिक, औषधि कार्यालय, निर्माणशाला आदि स्थापित किए जा सके। अगर रूस और भारत के बीच ये संबंध स्थापित नहीं होता तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती। अगला पॉइंट है भारत सोवियत सैन्य संबंध। देखिए, अब किसी भी देश से सोवियत सैन्य संबंध का मतलब ये होता है किसी भी देश से क्या करना, सैनिक संबंधी जो सैनिक आवश्यकताएं की चीज़ें होती हैं, जैसे गोला बारूद, बम, लड़ाकू विमान आदि चीज़ें एक दूसरे से आयात निर्यात किया जाता है, तो वही होता है सैनिक संबंध। तो देखिए, अब हुआ क्या कि सैनिक साजो सामान के आयात व उत्पादन के मामले में भारत की निर्भरता क्या हुई, काफ़ी नाजुक रही, क्योंकि भारत के पास उतने सैन्य संसाधन थे नहीं। आरंभ में मिग लड़ाकू विमानों की असेंबली लाइसेंस शुदा ढंग से हिंदुस्तान एरोनॉटिक के कारखानों में सोवियत मदद पर ही निर्भर रही है। यानी कि सोवियत संघ ने बहुत सारी सहायता भारत की। क्या क्या किया, मिग 60 MiG-60 जो भारत ने खरीदा वो कहाँ से खरीदा, सोवियत संघ के द्वारा ही खरीद पाया, जो एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। और फिर मालवाहक जहाज भी भारत ने कहाँ से खरीदे, सोवियत रूस से ही खरीदे। इसके अलावा पश्चिमी पाकिस्तान मोर्चे पर जो प्राण रक्षक T-50 है, क्या, प्राण रक्षक T-50 टैंक, उसका भी उत्पादन सोवियत संघ की मदद से ही हो पाया। ये टैंक है जो सोवियत संघ की मदद से ही इस टैंक की स्थापना भारत करने में भारत संभव हो पाया। तो रूस ने काफ़ी
काफ़ी अधिक मदद की। अब मतलब ये है कि जैसे ही दोनों देशों के बीच सैन्य संबंध स्थापित हो गए, एक समय ऐसा था कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच या भारत और चीन के बीच युद्ध बहुत समय समय पे होते रहे हैं, किसी भी देश ने सहायता नहीं की, सिर्फ रूस ने ही क्या किया था, भारत की सहायता किया था, क्योंकि भारत और रूस जो थे, सोवियत संघ, वो अपने एक दूसरे की मित्रता के लिए क्या थे, तत्पर थे। तो इन देशों ने एक दूसरे की सैन्य सहायता की, आर्थिक संबंध स्थापित किए और सांस्कृतिक संबंध भी स्थापित किए। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, भारत और रूस के बीच किस तरह से संबंध स्थापित हुए थे। अब लास्ट पॉइंट है आज का, पूर्व साम्यवादी देशों के साथ भारतीय संबंध। मतलब कि सोवियत संघ के साथ तो भारतीय संबंध काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। अब अन्य संबंध कैसे रहे इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, आप सभी को मालूम है कि जैसे सोवियत संघ का विघटन हुआ था 26 दिसंबर 1991 को। विघटन कब हुआ था? 26/12/1991। जैसे इसका विघटन हुआ, भारत और रूस के संबंधों में काफ़ी अधिक हो गए थे। उन संबंधों में कमी देखने को मिली, किसकी वजह से? अमेरिका और अन्य विकसित देशों के दबाव की वजह से। जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ तो जनवरी 1993 में, कब? जनवरी 1993 ईस्वी में जो रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति थे, कौन थे? रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति थे उस समय बोरिस येल्त्सिन। मैंने कई बार आपको बताया, बोरिस येल्त्सिन। तो उन्होंने जनवरी 1993 में भारत की यात्रा की, और यह यात्रा सोवियत संघ विभाजन के बाद पहली भारत यात्रा थी। जो जनवरी 1993 में रूस के तत्कालिक राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने भारत की यात्रा की, यह सोवियत संघ के विघटन के बाद पहली भारत की यात्रा थी। देखिए, और वर्तमान जो रूस था, वो रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान की स्थिति काफ़ी खराब थी। यानी कि जो वर्तमान रूस है उसमें 4 देश अभी भी सम्मिलित थे। कौन कौन? रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। तो इनकी स्थिति काफ़ी खराब थी। देखिए, अब इस यात्रा के बाद जब रूस के राष्ट्रपति ने भारत की यात्रा की तो क्या क्या, किन किन बातों में सहमति बनी, कौन कौन से समझौते पे हस्ताक्षर किए गए, कौन कौन से समझौते किए गए। इसमें पहला पॉइंट जो था, रूस भारत मिलकर एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति स्थापित करने की पहल करेंगे। यानी कि जो पहले से ही अशांति फैली हुई थी, रूस भारत मिलकर क्या करेंगे? शांति की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा रूस और भारत क्या करेंगे? रुपये और रूबल की समानता के प्रश्न को हल कर लिया जाएगा या कर लिया गया, क्योंकि हर देश की मुद्रा जो होती है उसका जो महत्व होता है एक दूसरे की मुद्रा से अलग होता है। किसी देश की मुद्रा का महत्व ज़्यादा होता है, किसी का कम। जैसे कि ये समय डॉलर और भारतीय मुद्रा की बात की जाए, रुपये, तो एक डॉलर में 70-75 रुपये के आसपास है। तो भारत के रुपये के मुकाबले डॉलर काफ़ी अधिक मजबूत है। तो हुआ क्या कि रुपये और रूबल की समानता के प्रश्न को हल कर लिया गया। और क्या हुआ? सुरक्षा स्थायित्व के मुद्दे पे दोनों एक साथ मिलकर कार्य करेंगे। यानी कि सुरक्षा का अगर दृष्टि हो तो सुरक्षा बनाए रखने के लिए दोनों देश क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। द्विपक्षीय मामले विवाद को युद्ध में परिवर्तित नहीं किया जाएगा। मतलब ये कि अगर द्विपक्षीय मामले हैं, दो देशों के बीच का द्विपक्षीय मामला हो तो उसको युद्ध के द्वारा सुलझाया नहीं जाएगा, बल्कि बातचीत करके उसे शांतिपूर्ण ढंग से क्या किया जाएगा? उन विवादों को सुलझाया जाएगा। अब ये जो यात्रा था, इस यात्रा के बाद जो रूस था उसने क्या किया? भारत को क्रायोनेटिक रॉकेट इंजन देने की घोषणा की। रूस ने कौन सा इंजन? क्रायोजेनिक रूस ने भारत को क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन देने की घोषणा की, जिसका अमेरिका ने क्या किया? विरोध किया। अमेरिका ने क्या किया? उसका विरोध किया। अमेरिका में विरोध किया गया। उस समय भारत के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, कौन थे? नरसिम्हा राव। तो नरसिम्हा राव ने क्या किया? अमेरिका का विरोध किया।
जब अमेरिका ने क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन देने की घोषणा का विरोध किया तो भारत के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, उन्होंने अमेरिका का विरोध किया। उन्होंने क्या कहा, इसमें किसी भी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय शर्तों, समझौतों और नियमों का उल्लंघन नहीं होता। अगर रूस हमें कोई रॉकेट इंजन देता है तो इससे किसी भी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय शर्तों का, समझौतों का, नियमों का उल्लंघन नहीं होता है। तो एल्त्सिन जो उस समय के राष्ट्रपति थे, इस दौरे के आधार पर उन्होंने क्या किया, इस दौरे के आधार पर ही भारत व रूस के संबंधों की आधारशिला रखी। तो ये संबंध इतने बाद में प्रगाढ़ हो गए कि इसको दोबारा कोई भी देश इन संबंधों को समाप्त नहीं कर सका। यहाँ तक कि अमेरिका के दबाव के कारण रूस को इसे रद्द करना पड़ा था, जिसमें भी रूस का अमेरिका के हाथों पराजित हुआ था। मतलब ये है दोनों देशों के बीच संबंध तो स्थापित हो गए थे, लेकिन अमेरिका बार बार रूस पे दबाव बना रहा था कि भारत के जो संबंध स्थापित किए गए, भारत को जो सहायता दी जा रही है, सैन्य सहायता या आर्थिक सहायता, उसको रूस वापस ले ले। तो ये सारे दबाव अमेरिका हमेशा रूस पे डालता रहा। तो इसी वजह से बाद में नरसिम्हा राव ने, जो देश के प्रधानमंत्री थे, जुलाई 1994 ईस्वी में, नरसिम्हा राव जुलाई 1994 ईस्वी में उन्होंने क्या किया, रूस का दौरा किया। जुलाई 1994 में उन्होंने रूस का दौरा किया, जो 4 दिन का दौरा था। इस यात्रा के दौरान भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर, क्षेत्रीय स्तर और द्विपक्षीय स्तर पे संबंधों को सुधारने की पहल की गई। यानी कि भारत के प्रधानमंत्री चाहते थे कि जो संबंध स्थापित हुए हैं वो किसी भी वजह से वह संबंध खराब या समाप्त नहीं होने चाहिए। तो इसमें क्या हुआ, बहुत सारे समझौते किए गए। इसमें पहला था रक्षा समझौता। अब रक्षा समझौते में क्या था कि रूस भारत को प्रतिरक्षा के लिए कलपुर्जे तथा अन्य सामग्री उपलब्ध कराएगा। यानी कि भारत अपनी रक्षा व्यवस्था, सैनिक अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए रूस से क्या करेगा, कच्चा माल लेगा, कलपुर्जे लेगा। इसके अलावा संयुक्त उड्डयन सहयोग समझौता किया गया, जिसके तहत एक संयुक्त उड्डयन कंपनी की स्थापना की गई। और इसके अलावा क्या हुआ, 30 मार्च 1996 को भारत व रूस के मध्य आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए 3 समझौते किए गए। और फिर 30 अक्टूबर 1996 को, यानी कि अगले 6-7 महीनों के बाद 30 अक्टूबर 1996 को रूस के जो उपराष्ट्रपति थे, कौन थे, डॉक्टर ओलेग डी। कौन थे, डॉक्टर ओलेग डी। तो डॉक्टर ओलेग डी खुदायोव ने भारत की यात्रा की। इसमें उन्होंने क्या कहा, ऐसे किसी भी देश को हथियारों की आपूर्ति नहीं करेगा, रूस ऐसे भी किसी भी देश की तो हथियारों की आपूर्ति नहीं करेगा जिसके भारत के साथ संबंध अच्छे ना हो। जो रूस के उपराष्ट्रपति थे, 30 अक्टूबर 1996 को उन्होंने क्या कहा कि रूस उन्हीं को हथियार देगा जिसके भारत के साथ अच्छे संबंध होंगे, और जिसके भारत के साथ अच्छे संबंध नहीं होंगे उन्हें रूस हथियार नहीं देगा। इसके साथ ही भारत ने रूस से 30 लड़ाकू विमान भी खरीदने की पहल की। कितने लड़ाकू विमान, 30 लड़ाकू विमान भारत ने खरीदा। अब इसके अलावा क्या क्या हुआ, भारत ने रूस के साथ मिलकर 30 नवंबर 1996 को, कब, 30 नवंबर 1996 को क्या किया, सुखोई 30, एक सुखोई 30 MK युद्धक विमानों को खरीदा। क्या किया, सुखोई 30 जो युद्धक विमान है इसको खरीदने की पहल की। इसके अतिरिक्त सेना व नौसेना ने क्या किए, कितने पैसे के सौदे किए, 65,000 करोड़ के सौदे किए। इसलिए सेनाओं को जो चीज़ों की आवश्यकता थी, अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता थी, उसके लिए 65,000 करोड़ों के क्या किए गए, सौदे किए गए। इसके पश्चात 1997 में भारत और रूस के मध्य द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए 6 समझौते किए गए। तो ये समझौते होते रहे। लास्ट में देखिए, भारत और रूस के बीच काफ़ी अधिक समझौते हुए, सोवियत संघ के बीच काफ़ी अधिक समझौते हुए, लेकिन जो लास्ट में एक शर्त लगा दिया गया, रूस ने भारत पर एक शर्त लगाया। क्या लगाया कि भारत परमाणु निशस्त्रीकरण की मांग को स्वीकार कर ले। परमाणु निशस्त्रीकरण यानी कि निशस्त्रीकरण, शस्त्र न उठाना, परमाणु का प्रसार भारत न करे, शस्त्र न उठाए, इस मांग को स्वीकार कर ले। इसलिए लगाई, क्यों लगाई गई कि 1998 में भारत और पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किए थे, क्योंकि
अब रूस ने यह शर्त क्यों थोपा? रूस ने यह शर्त क्यों थोपा कि भारत परमाणु निशस्त्रीकरण की मांग को स्वीकार कर ले, क्योंकि 1998 में भारत ने भी परमाणु परीक्षण कर लिया था, भारत के पास भी परमाणु बम हो चुके थे और पाकिस्तान ने भी परमाणु बम बना लिया था। अगर इन दोनों देशों के बीच युद्ध होता है तो परमाणु युद्ध हो जाएगा और दोनों देश हम कह सकते हैं कि दोनों देशों का काफ़ी विनाश होगा। इसलिए रूस ने क्या मांग रखी है कि भारत परमाणु निशस्त्रीकरण की नीति अपनाए। अब लास्ट में क्या हुआ, कारगिल संकट के समय रूस ने पाकिस्तान को घुसपैठिए वापस बुलाने तथा नियंत्रण रेखा का सम्मान करने की सलाह दी। कारगिल युद्ध कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में। तो रूस ने क्या कहा कि पाकिस्तान के जो घुसपैठिए हैं उन्हें वापस बुला ले पाकिस्तान। और अक्टूबर 2000 में रूस के राष्ट्रपति जो थे व्लादिमीर पुतिन ने भारत की यात्रा की और कई समझौते किए। और आज भी, यहाँ तक कि आज भी व्लादिमीर पुतिन भारत के राष्ट्रपति हैं, तो आज भी रूस के बीच जो संबंध है वो काफ़ी अधिक मजबूत है। भारत के कुछ महत्वपूर्ण अगर देश मित्र हैं, कुछ देश जो भारत के महत्वपूर्ण मित्र हैं, बड़े मित्र देश हैं, तो उसमें रूस का नाम भी आता है। तो कहते हैं कि अमेरिका भारत का मित्र है, इजराइल भारत का मित्र है, उसके साथ ही रूस का नाम भी आता है, क्योंकि अमेरिका ने समय समय पे भारत में बहुत सारे नियम बना के भारत पे थोपने का प्रयास किया है, लेकिन रूस जो है उसने महत्वपूर्ण मौक़ों पे भारत की सहायता की है। तो हम कह सकते हैं कि रूस ने भारत का विकास करने के लिए कई जो समझौते भारत और रूस के बीच हुए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम रूस में जो आघात चिकित्सा हुई थी, शॉक थेरेपी, उसके बारे में पढ़ेंगे समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।